ज़्यादा उछलोगे तो निस्सनाबूद हो जाओगे। ये तो 19 साल पहले हो जाना चाहिए था। अंदर में कूदना बहुत आसान था। वो गाड़ी पंडित बछराज की तरफ से मुड़ के सीधा लकड़ा पुल की तरफ में गई। ये जब अलर्ट मोड आया था तो साहब ने सब तरफ सिक्योरिटी टाइट करवा दिए थे। क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने एक हैंड ग्रेनेड हमारे तरफ में फेंके। हाफ का होने से नसीब हमारा बलवत्तर तक था कि वो फूटा नहीं। पहलगाम की घटना के बाद भारत और पाकिस्तान में जो है तनाव की स्थिति है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही उग्र दिखाई दिया और भारत पर कई मिसाइल हमले किए, लेकिन भारतीय सेना ने जिस तरह से जवाब दिया उसके बाद जो पाकिस्तान जो है थर थर काँप रहा है। हालांकि सीज फायर हो गया है, भारत की जनता जो है इस सीज फायर से खुश नहीं है। जनता का कहना था कि जो इस बार जिस तरह की कार्रवाई या कहें कि जो आतंकी हमला पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने की, उसका एक मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना को देना चाहिए था। हालांकि सीज फायर हो गया है। इसी बीच रविवार को एक बड़ी जानकारी जो है पाकिस्तान से आई। लश्कर ए तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकी और भारत में कई आतंकी घटनाओं का सूत्रधार रहा, या कहें कि जिसने उन आतंकी घटनाओं का एक पूरा प्लान तैयार किया, सैफुल्लाह खालिद, उसे किसी अज्ञात लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सैफुल्लाह खालिद की अगर बात करें तो नागपुर में जो 2006 में आतंकी घटना हुई थी, या कहें जो मुजाहिदीन भेजे गए थे संघ मुख्यालय में हमला करने के लिए, वो उस जो पूरा प्लान था उसका वो सूत्रधार था। 2006 की घटना की हम बात करें तो तीनों आतंकियों को जो है नागपुर पुलिस की जो 2 टीमें थी उन्होंने उसे मौत के घाट, यानी कि जो तीनों आतंकी थे उन्हें न्यूट्रलाइज कर लिया और एक बड़ी आतंकी घटना से जो नागपुर में होने से बचा लिया। इस पूरी टीम का जो नेतृत्व है वो 15 अधिकारी जो है इन टीमों में थे। हमारे साथ मौजूद हैं, इसी टीम का एक हिस्सा रहे अरविंद सराफ सर। उस समय जो घटना हुई थी उसमें जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे वो सर ही थे। सर के पेट पे गोली लगी थी, हालांकि जैकेट होने के कारण वो बचे, लेकिन इंटरनल इंजरीज जो है वो हो गई थी। सर हमारे साथ मौजूद हैं, सर से बात करेंगे। और उस दिन यानी कि 1 जून 2006 को जो घटना हुई और किस तरह का प्लान और किस तरह की कार्रवाई जो है नागपुर पुलिस ने की, वो हम सर से जानेंगे। सर तो पहली चीज़ तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना को तहे दिल से शुक्रिया करके एक सलाम करता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के जो गलत मंसूबे थे उसको निस्सनाबूद कर दिया और बता दिया उनकी औकात को कि ज़्यादा उछलोगे तो निस्सनाबूद हो जाओगे। और उनका जो सरगना था नागपुर आतंकी हमला का जो सरगना था वो भी ढेर करवा दिए। इसीलिए जिसने भी उसको ढेर करवा किया होगा उसको भी मैं सलाम करता हूँ। ये तो 19 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी अच्छा हुआ, देर है दुरुस्त है बोलते, अच्छा हुआ कि वो हो गया, कंठस्नान हो गया उसका। सर जो घटना हुई थी किस तरह के इनपुट्स मिले थे, क्योंकि नागपुर के इतिहास में शायद पहली ऐसी बड़ी घटना को वारदात देने का जो काम है वो आतंकियों द्वारा किया जाए, सीधा सीधा संघ मुख्यालय पे हमले का प्रयास किया गया था। किस तरह के इनपुट्स मिले थे सर, और किस तरह की कार्रवाई जो है उस दिन नागपुर पुलिस ने की थी? विगत 19 साल पहले नागपुर पुलिस में कमिश्नर साहब थे माननीय SPS यादव साहब। उनको एक गुप्तचर संगठन से एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन आई थी कि नागपुर शहर के कुछ हाइपर सेंसिटिव पॉइंट्स पर आतंकी हमला होने वाला है। उस चीज़ को हमारे SPS यादव साहब ने गंभीरतापूर्वक लिया और सभी DCPs, DCP, SB इनकी मीटिंग लेके एक वो वर्क चॉकआउट किया। उसमें उन्होंने जितने भी नागपुर शहर के सेंसिटिव पॉइंट्स थे, पर्टिकुलरली डॉक्टर हेडगेवार भवन, संघ मुख्यालय महाल, गणेश टेकड़ी, पोद्दारेश्वर राम मंदिर, दीक्षा भूमि, गणेशपेट बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऐसे जितने भी हाइपर सेंसिटिव पॉइंट्स थे, इसको अंडर पेट्रोलिंग करना चाहिए, निगरानी में रखना चाहिए, ऐसा एक उन्होंने निर्देश दिया। और उस मुताबिक उन्होंने नागपुर सिटी के 3 अधिकारी और 12 कर्मचारियों की एक टीम फॉर्म की है। टीम फॉर्म करने के बाद में वो टीम को
ये लगातार जो मैंने हाइपर सेंसिटिव पॉइंट्स बताया, वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से क्या कमियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, इसकी जानकारी लेना, वहाँ की सिक्योरिटी चेक करना, इसकी पूरी खबर सवेरे सुबह सुबह शाह साहब को देने के सख्त निर्देश हम लोगों को दिए थे। साहब ने दिए हुए निर्देश के आधार पर और हमारा नेतृत्व का पूरा जिम्मा उन्होंने तत्कालीन डीसीपी प्रभात कुमार साहब के ऊपर में सौंप दिया था। प्रभात कुमार साहब और एसपीएस यादव साहब के निर्देश के अनुसार हमारा काम चालू था। पीएसआई राजेंद्र तिवारी, जगन्नाथ मौर्य और मैं, और हमारे साथ में 12 कर्मचारी और 2 गाड़ियाँ ऐसा विथ जैकेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और AK-47 और हमारी पिस्टल्स, ऐसा हमको शस्त्र साठा देख के पेट्रोलिंग करने के लिए निर्देश दिए थे। उस मुताबिक हमारा निर्देश का काम जो दिए थे उस मुताबिक हमारा काम चालू था। सर एक सवाल है कि कितने दिन पहले यह इनपुट मिला था, और इनपुट मिलने के बाद जिस तरह आपने कहा कि 15 लोगों की जो टीम बनाई गई थी, तो उसमें किस तरह के निर्देश जो है आपने जैसे कहा कि सीधे कोई भी जो 5 पॉइंट दिए गए थे उसकी जानकारी जो है कमिश्नर साहब या कहे उसने जो तत्कालीन आपके जो बड़े अधिकारी थे उनको देना था, तो इनपुट कितने दिन पहले मिला था और किस तरह के इनपुट थे? ये इसका जो इनपुट था ये 4-5 महीना पहले मिला हुआ था, और जो भी एक सीक्रेट जो मैसेज आता है वो साइफर कोड का मैसेज आता है, उसको डिकोड करना पड़ता है। साइफर अगर मैसेज अगर आ गया तो साइफर मैसेज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर कुछ घटना होती है या किसी इम्पोर्टेंट VVIs पे अगर दौरे रहते हैं तो अगर किसी के हाथ में अगर मिल भी जाए तो उसकी जानकारी सामान्य नागरिक को या किसी शत्रुओं को ना हो, इसलिए वो साइफर मैसेज रहता है उसको डिकोड करना पड़ता है। और वो डिकोड करने का काम जो हमारी वायरलेस की यंत्रणा है, वो वायरलेस की यंत्रणा CP साहब के निर्देश के तहत ही करती है। वो ऐसा एक साइफर मैसेज IB न्यू दिल्ली से हमारे तत्कालीन एसपीएस यादव साहब को आया था। उस मुताबिक हमारी एक टीम उन्होंने तैनात की थी। किस तरह का रहा सर? आपने कहा कि पेट्रोलिंग हमने शुरू कर दी, हमने जो पॉइंट्स बनाए थे, जो सेंसिटिव पॉइंट थे जहाँ पे हमला हो सकता है, उसको किस तरह उसकी किस तरह निगरानी की जा रही थी, किस तरह का पूरा एक प्लान तैयार था ताकि जो इनपुट आया है अगर उस तरह की कार्रवाई होती है तो नागपुर पुलिस जो है उसका अपोज कर, यानी कि उसको रोक सके? जितने भी हाइपर सेंसिटिव पॉइंट्स थे वो हाइपर सेंसिटिव पॉइंट्स को वहाँ का जो लैक्यूनाज है वो लैक्यूनाज हम चेक करते थे। जैसा संगम मुख्यालय के एंट्रीज है, आजू बाजू में जो गाड़ियाँ खड़ी रहती थी वो रेसिडेंशियल एरिया है। रेसिडेंशियल एरिया में बाजू में लोग अपनी कार पार्किंग करते थे, स्कूटर पार्किंग करते थे, वो जो चबूतरा था वहाँ पे जाके बैठते थे। तो सब लोगों को निर्देश दे के समझा के वो गाड़ियाँ वहाँ से हटवाने को लगाए। अंदर में जो उनका मेन गेट था वो मेन गेट को एक होल था, यानी जो लकड़े का जो दरवाज़ा था वो लकड़े का दरवाज़ा की निगरानी करने के बाद उनको वहाँ के जो RSS के जो लोग थे, जो पदाधिकारी थे, उनको बताए थे कि ये जो होल है यहाँ से अगर आपने बाहर से अगर सीधा देखा तो आपकी जो शाखा बढ़ती है वो शाखा के अंदर तक वहाँ से बाहर से दिखता है, तो वहाँ से इजी फायर करना बहुत इजी जाएगा। तो उसको रिपेयर करने को वहाँ पे एक मंदिर था, वो मंदिर के ऊपर में अगर चढ़ गए तो वहाँ से एंट्री अंदर में कूदना बहुत आसान था, तो वहाँ पे एक चेक पोस्ट लगाने के लिए लगाए थे। तब कोई भी अगर गाड़ी अगर आ गई तो वहाँ पे नीचे में ऐसा खिलों का ये दस्ताना नहीं था नीचे पैर से, क्योंकि गाड़ी अगर आ गई तो वहाँ ही बस होना चाहिए, वो डैश नहीं करना चाहिए। ऐसा बहुत सारे जो छोटे छोटे जो लैक्यूनास थे वो लैक्यूनास हमने निकाले और साहब को बता के उसकी पूर्तता हमारे CP साहब ने जो कंसर्न्स थे उनके माध्यम से वो पूरी करना चालू कर दिए थे। कितने पॉइंट थे सर? 5 पॉइंट। उसमें कौन कौन से स्थान थे जो उस समय जो है हिट लिस्ट पे आके आतंकियों के जो आतंकी जो 5 पॉइंट थे उसमें संघ बिल्डिंग मुख्यालय, जहाँ पे RSS के चीफ का निवास स्थान है, डॉक्टर हेडगेवार भवन जहाँ पे RSS की OTC भर्ती है, वहाँ पे उनके स्वयंसेवक रहते हैं। उसके बाद में पोदारेश्वर राम मंदिर, गणेश टेकड़ी और दीक्षा भूमि, ये 3 धार्मिक स्थल इसलिए थे कि अगर धार्मिक स्थल को अगर अपन ब्लास्ट कर देते तो पूरे देश में जातीय तनाव फैल जाएगा और एक दंगल भारत में फैल के भारत का बहुत बड़ा नुकसान होगा, भारत में कोलाहल मच जाएगा और जो अस्थिरता पैदा होकर आर्थिक स्थिति भी डामाडोल हो जाएगी। ये सब प्लान करके उन्होंने एक प्लान करके फिदाइंस की एंट्री होने की आशंका उन्होंने उसमें जताई थी। सर 1 जून की जो घटना हुई थी उसको लेकर बात करेंगे तो किस तरह रहा? जैसे कि आप लोग जैसा कि आपने जानकारी दी कि पेट्रोलिंग आप लगातार कर ही रहे थे बीते 5 महीनों से 4 महीने से, तो
उस दिन किस तरह का माहौल था? कब आपको पता चला कि ये लोग आ रहे हैं और कब आपने उसको किस तरह न्यूट्रलाइज़ किया? वो पूरा घटनाक्रम किस तरह रहा सर, उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, कुछ दिन पहले पंडित बछरा चौक चौक पर स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट सिमी के कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे, उन्होंने वहाँ पे पाइप बम प्लांट किए थे। वो होटल सूर्या में रुके हुए थे। वो पाइप बम जो था ब्लास्ट हुआ नहीं था, वो नाकाम हो गए थे उनकी उनकी कोशिश। तो उस वक्त से पंडित बछरा चौक पर एक आर्म फोर्स सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटा लगाए थे। तो जितने भी मैंने हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव पॉइंट्स आपको बताए, वो उसको हम चेक करने के बाद में डीसीपी जो रात के जो नाइट ऑफिसर रहते थे, उनको हमने पूरा जानकारी देने के बाद पंडित बछरा चौक का लास्ट में हमने स्टाफ चेक किया कि उसके बाद क्वार्टर मार्केट जाते थे। क्वार्टर मार्केट में कुछ जो खेती शेतकरी लोग जो अपना अनाज बेचने के लिए जो आते थे, खेती का माल बेचने के लिए आते थे, उनको कुछ वहाँ के जो गुंडा एलिमेंट्स थे वो लूटते थे। तो उनको उनको खेती वालों को नहीं लूटना चाहिए करके वहाँ पर रह के पेट्रोलिंग करके बाद में हमारा पेट्रोलिंग का प्रोग्राम हम वाइंड अप करते थे। ऐसा हमारा सिलसिला चालू था। जिस दिन घटना हो गई उस दिन हम ये पूरा चेकिंग करने के बाद हम पंडित बछरा चौक में वहाँ पे चेकिंग करने के लिए खड़े थे। तो एक सफ़ेद एम्बेसडर कार हमको गांधी बाग सोना बाहर की तरफ से आती हुई बरकत चौक की तरफ में आती हुई दिखी। गाड़ी का रेड बिकन लाइट चालू था। रेड बिकन अगर लाइट चालू है, लाल लाइट अगर चालू है, तो वो लाल लाइट में एक तो मोस्ट वीआईपी या कोई तो भी बड़े अधिकारी ही रहते हैं, तभी वो लाल लाइट चालू रहता है। और वो जो गाड़ी को लाल लाइट है उसमें एक लियाजन ऑफिसर बैठा रहता है। तो लाल लाइट की गाड़ी दिखने के बाद में हम सब लोग अपने डिसिप्लिन फोर्स होने से हम सब अलर्ट मोड में आ गए कि अगर कोई बड़ा अधिकारी हो तो अपन हिसाब से नागपुर पुलिस सतर्क है, ये उन्हें देखना चाहिए करके वहाँ पे हम लोग खड़े थे। तो गाड़ी की तरफ हमारा लाल लाइट होने से हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन वो गाड़ी की तरफ में था। वो गाड़ी पंडित बछराज की तरफ से मुड़ के सीधा लकड़ा पुल की तरफ में गई। अब लकड़ा पुल की तरफ में जाने के बाद में वहाँ पे जो गजानन महाराज का मंदिर के सामने जो लकड़ा पुल है, लकड़ा पुल के पास में रुक गई। अगर उनको एड्रेस अगर नहीं मालूम था, जहाँ उनको डेस्टिनेशन पे जाना था, अगर वो मालूम नहीं था, तो आर्म फोर्स वहाँ पे खड़ी थी, उनको पूछना चाहिए था। तो दूसरा शक हमको पैदा हो गया कि ये इनको ना पूछे वहाँ पे जाके क्यों रुके। और वैसी एक आईबी से जो खबर थी कि इनका एम्बेसडर कार में ऐसे ऐसे लोग ब्लास्ट करते हैं, तो वो भी एक तीसरी आशंका थी कि ये गाड़ी हो ना वो गाड़ी हो सके। एक की तो पॉइंट की तरह। हाँ, तो क्ल्यू हमारे दिमाग में आ गया। तो और हमने उसके ऊपर में कॉन्सेंट्रेट किया। वो गाड़ी जब रिवर्स आना चालू किया, वो आदमी बैठ के, एक आदमी उतरने के बाद उसने सब देखा, और जब उसको गाड़ी में जाके बैठ के जब गाड़ी रिवर्स आ गई, रिवर्स लेना चालू किया, तो हम सब अलर्ट मोड में आ गए। हमने अपनी गाड़ी पे बैठे। वो गाड़ी वो जो नाइट स्कूल है, वो नाइट स्कूल की तरफ में जब बैठी घूमी और अंदर जाने लगी, तो हम तुरंत गाड़ी से में बैठ के अपना अलर्ट मोड में जाके उसका पीछा किए। जब तक हम पहुँचे तो वो गाड़ी ने वहाँ के जो बैरिकेड्स थे, अंदर में एसआरपी का प्लाटून रखा हुआ था सिक्योरिटी के पर्पज़ से। यानी ये जब अलर्ट मोड आया था तो साहब ने सब तरफ सिक्योरिटी टाइट करवा दिए थे। तो एसआरपी ऑलरेडी वहाँ पे थी। तो वहाँ पे बैरिकेड्स था, तो उन्होंने वो बैरिकेड्स को डैश मारने के बाद में जो उसके जो एंगल थे दो खड़े, वो गाड़ी के अंदर में घुस गए। घुसने से उसमें का एक आदमी उतरा, तब तक हम वहाँ पे पहुँच गए। हमने उनको हमारी पुलिस के लैंग्वेज जो था उसमें उसको क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने एक हैंड ग्रेनेड हमारे तरफ में फेंके। वो हाफ कॉक होने से नसीब हमारा बलवत्तर तक था कि वो फूटा नहीं। और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करने से हम जितने भी हमारे जवान थे, हमारे अधिकारी थे, उन्होंने बस फायर करके वो तीनों को कंठ स्नान पहुँचा दिया। सर कितनी देर की ये जो आपकी फायरिंग हुई, कितने राउंड उस समय आपको अगर याद हो तो कितने राउंड फायरिंग हुई थी, और कितने समय जो है दोनों आप पुलिस और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ चली, और उस समय माहौल क्या था? क्योंकि आमतौर पर ये नागपुर शहर में शायद पहली घटना थी इस तरह की, आतंकवादी पहुंचे हैं और एक संघ भवन की बात करें वो तो है ही, लेकिन एक लोगों के एक रहवासी क्षेत्र में सरेआम फायरिंग हो रही है रात के समय। उस समय किस तरह की स्थिति सर वहाँ बनी हुई थी? जो उन्होंने समय चूज़ किए थे, वो जो लोग जो मराठी में बोलते कि साखर झोंक, यानी गहरे नींद में सब लोग थे, वो वक्त उन्होंने वहाँ पे चुना हुआ था। लेकिन जब फायरिंग का जब आवाज़ आया तो आजू बाजू में जो लोग थे, जैसा संजय जोपट का घर है, दाऊद खानी का घर है, वो दाऊद खानी घर से बाहर निकल गए थे। लेकिन फायरिंग में किसी को ईजा नहीं होना करके हम लोगों ने उनको यानी आवाज़ दे के सब लोगों को अंदर जाने की हिदायत भी दे दी थी कि आप लोग अंदर जाओ। और वो जब फायरिंग का आवाज़ सुना तो
आवाज़ से कुछ लोग जाग भी गए थे वहाँ पे। और बस फायर होने से वो गाड़ी पे भी लगा है, उनके उनके ऊपर भी लगा है, और वहाँ का जो झोपड़ के जो घर में जो मशीन लगा, जो जेरोक्स का सेंटर था, उसमें भी कुछ राउंड्स फायर हो गए, मशीन भी ख़राब हो गई थी। कुछ राउंड्स दीवार में भी लगे थे, और कुछ राउंड्स अंधाधुंध फायर होने से उनके गाड़ी में भी, और उन्होंने भी अंदाज में फायर करने से अपने भी गाड़ियों का रेडिएटर सब फूट गया था। मुझे भी बुलेट इंजरी हो गई थी, मुझे भी स्टमक में वो बीपी जैकेट पहना था करके मेरी जान बच गई। लेकिन जो हैमरिंग जो होता है, हैमरिंग से जो अंदर का जो स्टमक का जो ब्लीड चालू हुआ था अंदर में, तो उसमें से जो बाहर जो एक होस्टेज करने के लिए जो निकला था, जो बाहर आदमी जो निकले थे दाऊद खानी जी, उनको होस्टेज करने के लिए जो निकला था, उसको भी गोली से शूट आउट वहाँ पे करके वो भी ढेर हो गया। ऐसा करके जब तीनों ढेर हो गए तो हमको अंदाज़ा नहीं था कि अंदर में कितने हैं। तो सब लोग जब गाड़ी में गए, तो जब गाड़ी का बोनेट जब तीनों जन नहीं दिखे, तीनों ढेर पड़े हालत में दिखे, पूरा ब्लीडिंग चालू था उनका। तो जब बोनेट खोले, पीछे का जो डिक्की खोले, तो डिक्की में 5 किलो के जर्मन के डब्बे में RDX रखा हुआ था, और वो एक बैटरी से कनेक्ट था, और वो लोग फिदाइन थे, यानी उनको जान की परवाह नहीं थी। वो अगर उसको उन्होंने अगर डिटोनेट कर लिए रहते तो वो गाड़ी सही, तो पूरा संघ बिल्डिंग, पूरा एरिया, महल का एरिया आधे से ज़्यादा वो पूरा निस्नाबूद हो जाता था। वहाँ पे महल में अपने तत्कालीन अभी विद्यमान जो अभी केंद्रीय मंत्री है नितिन जी गडकरी, उनका वाड़ा है वहाँ पे। वो जितना भी भागता वो पूरा निस्नाबूद होकर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। भगवान की कृपा से, सब लोगों की दुआ से, हमारे साहब सर लोगों के निर्देश की वजह से वो सब घटना टल गई, और तीनों को कंठ स्नान हो गया। और ये नागपुर पुलिस का एक अच्छा काम उस वक्त में विगत 19 साल के बाद में हुआ। कितने समय चला होगा सर ये एनकाउंटर, और कितने राउंड फायरिंग हुई होगी दोनों साइड से? टोटल यानी 83 बुलेट्स ऐसा, जो बस फायर का जो AK-47 है, AK-47 में 2 सिस्टम रहता है, एक सिंगल राउंड फायर रहता है और एक दूसरा बस फायर रहता है। तो बस फायर में से तुम्हारा जो गोली चलती, वो ऐसे कंटिन्यूसली गोली चलती, जस्ट लाइक SLR, कंटिन्यूसली गोली चलती। कंटिन्यूसली गोली में नियर अबाउट 83 राउंड, जब वो कैलकुलेट किए थे उन्होंने, तो 83 राउंड्स उनके ऊपर में, हर एक के इस पर, अरे हर एक के अलग अलग काउंटिंग थे उसमें। बाद में फिर वो कुछ नहीं निकला, तो बाद में फिर 9mm रिवॉल्वर से भी फायर हुआ था ऐसा। लेकिन जहाँ तक 83 राउंड्स मेरे तरफ से ऐसा लगता है कि फायर हो गए थे वहाँ पर। अभी एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जहाँ तक है 80 के ऊपर ही फायर हुआ था। सर तीनों आतंकवादी नागपुर पहुंचते हैं, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तानी आतंकवादी थे, वो नागपुर किस तरह पहुंचे, किस तरह उनको गाड़ियां मिली, किस तरह का उनको मदद मिली, इसको लेकर किस तरह जांच में क्या खुलासा हुआ, सबसे महत्वपूर्ण कि वो नागपुर शहर में कितने दिन रहे और किस तरह की चीज़ें करी उन्होंने, क्योंकि उसके पहले एक आमतौर पर जो इन वारदातों को जो अंजाम देने से पहले एक रेकी की जाती है, तो इसको लेकर क्या इनपुट मिले जांच में, क्या ऐसा क्या सामने आया सर? सुनो, इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो मेरे घर का अगर लोकेशन में अगर गूगल में सर्च करके डालूँ तो मुझे मिल जाता है, लेकिन प्रॉपर कहाँ जाना है ये मुझे जब तक कि मैं फिज़िकल जाऊँगा नहीं तब तक मालूम नहीं पड़ता। हो सकता शायद कुछ दिन पहले उनके रेकी करने वाले आए होंगे, उनको मदद करने वाले आए होंगे, उन्होंने रेकी कर लिया होगा। क्यों कि जिस तरह से वो लोग लकड़ा पुल के सामने से जाके जब वापस आए और फिर वो गली को इधर उधर देखा, इसका मतलब कि उन्होंने गलियों की रेकी की थी। कैलाश अगरबत्ती की तरफ से जो सीधा जो गली जो जाती, वो सीधा RSS हेडक्वार्टर के जो मेन गेट है, वो मेन गेट पे जाके टकराती। अगर वो गेट से अगर वो लोग चले गए रहते तो वो बहुत बड़ा हादसा वहाँ पे, क्योंकि वो डायरेक्ट RSS के हेडक्वार्टर पे जाके टच हो जाता वो। और वो वहाँ पे अगर उन्होंने अगर RDX अगर ब्लास्ट कर दिए रहते तो मुख्यालय की बिल्डिंग के आजू बाजू के सब लोग ये हो जाते थे। तो रेकी करने का जो था, बिना रेकी किया हुआ उन्होंने यहाँ पे नागपुर संगम मुख्यालय में हमला तो किया नहीं होगा। दूसरी एक बात है कि तहकीकात में ऐसा भी पता चला है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से वो गाड़ी कंटेनर में डाल के लाए, यहाँ पे बिहार होते हुए यहाँ से गाड़ी आई। बाद में फिर यहाँ पे आने के बाद में उन्होंने नंबर प्लेट चेंज किए, यहाँ के कुछ लोकल जो गारमेंट्स है उन्होंने वहाँ पे यूनिफॉर्म्स भी खरीदे, वो भी जानकारी सब निकल गई थी। तो उसके बाद हमारे CP साहब ने पुलिस का जो यूनिफॉर्म है, पुलिस का यूनिफॉर्म पर्टिकुलर जब तक का लाइसेंस नहीं है वहाँ पे मिलेगा,
अदरवाइज़ मिलेगा नहीं, ऐसा एक ऑर्डर भी निकाला हुआ था। ये सब घटना के बाद की बात है। तो वो एक तपाश चला बाद में, लेकिन उसके बाद मुझे जब एडमिट कर दिए थे, एडमिट करने के बाद में मैं डॉक्टर विभावरी दानी मैडम जो थे तब तक तत्कालीन डीन थे, उनके नेतृत्व में मेरा उपचार चालू था। लेकिन 3 दिन के बाद में उनकी शहानिशाह नहीं हो पाई, किसी ने उसका ये नहीं लिए थे, तो उनकी कब्र ऊँटखाना कब्रिस्तान में दफना दिए थे उनको, उनके रिवाज के मुताबिक। तो उनका जो एक तरीका है कि 40 दिन तक उनका कोई भी समर्थक, अगर वो लोकल कोई हिडआउट्स अगर यहाँ पे है, लोकल अगर उनके सिंपैथाइजर्स अगर यहाँ पे है, कोई सपोर्टर्स अगर यहाँ पे है, तो उनका कोई तो भी सपोर्टर्स, पुलिस का वहाँ पे निगरानी नहीं है, ऐसा देख के 40 दिन के अंदर में कोई तो भी उनके कब्र पे मट्टी डालने के लिए आता है। ये जानकारी आने हमको मिली थी। तो 40 दिन पे वहाँ पे वॉचर डॉग्स, यानी हमारे लोगों को वॉचर डॉग्स सामान वहाँ पे लगा के रखे थे। और जो कब्रिस्तान का जो शायद उसको मुझे मालूम नहीं क्या बोलते, जो केयर टेकर था, वो केयर टेकर को अंडर कवर करके रख दिए थे। 40 दिन तक वहाँ पे कोई आया नहीं। तो इसे उसके बाद में वो वहाँ की जो सिक्योरिटी थी उसको भी ड्रॉ कर लिए थे सर ने। सर, इस पूरे ऑपरेशन में इंटेलिजेंस और जो तमाम एजेंसी है उनका रोल किस तरह रहा, क्योंकि इनपुट आना, उसके बाद नागपुर पुलिस की कार्रवाई करना, इसमें बहुत सारी एजेंसियां इन्वॉल्व रही होगी, उसका कोऑर्डिनेशन किस तरह रहा और इस पूरे ऑपरेशन को जो सफल होने में कितना महत्वपूर्ण रोल जो है उसने निभाया? नहीं, बिना कोऑर्डिनेशन से कोई भी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता। कोऑर्डिनेशन था, सीरियसनेस था, कंसंट्रेशन था और प्रामाणिकता थी वो सब चीज़ में। इसीलिए ये जो ऑपरेशन है जो सक्सेस हो गया। तीनों अतिरेकी जगह पे ही मारने में नागपुर पुलिस को कामयाबी मिली। ये सब विदाउट कोऑर्डिनेशन से नहीं हुआ। इंटेलिजेंस का काम है, इंटेलिजेंस उनके लेवल तक का जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको वर्कआउट करके वो पास ऑन करते। वो पास ऑन होने के बाद में उसके ऊपर में फिजिकली वर्कआउट करना ये लोकल पुलिस का काम रहता है। लोकल पुलिस ने जितना सीरियसनेस अगर लिया, तो सीरियसनेस अगर उसको अगर अच्छे तरीके से लिया तो तुमको कामयाबी मिलती ही मिलती है। मेरा एक नागरिकों से भी अनुरोध है और पुलिस डिपार्टमेंट से भी अनुरोध है कि कुछ दिन पहले 2007 में एक ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी मुझे, हम लोगों को मिली थी तब टीम को, कि कुछ अगर अलर्टनेस आ गया तो जनरली नाकाबंदी अपन लगा देते, होटल चेकिंग कर देते, लॉज चेकिंग कर देते। ये रूटीन हो गया है, ये उनको भी मालूम है, अपने से 2 कदम सामने में रहते वो लोग। तो उन्होंने ये घटना के बाद एक नया प्लान वर्कआउट किए थे। उन्होंने ये सब छोड़ के डॉक्टर हेडगेवार भवन के पास का ही एक हॉस्पिटल उन्होंने चूज़ किए थे, एक मेडिकल वीज़ा के आधार पर। मेडिकल वीज़ा पे एक अटेंडेंट लेके आया था और अटेंडेंट के साथ में दूसरा एक मेडिकल का पेशेंट उसको साथ में लेके आके तीनों जन वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। और जब वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो नर्स थी, उन्होंने उसको टीवी ये दिए थे, आजू बाजू के लोगों ने उसको स्कूटर दिए थे और वो स्कूटर लेके जाके एक आदमी रेकी करके नागपुर सिटी का बहुत सारा भाग उन्होंने रेकी कर लिए थे। लेकिन कुछ प्रलोभन में जाने वाले लोग रहते तो कुछ अच्छे भी लोग रहते। उसमें कि एक अच्छा इन्फॉर्मर ने मुझे खबर किया था कि सर ऐसे ऐसे 3 बंदे यहाँ पे दिख रहे, वो सवेरे पांठीलक के ऊपर में खर्रा खाने के लिए वहाँ पे आते। बीमार आदमी खर्रा खाने के लिए वहाँ पे आएगा हॉस्पिटल का। तो वहाँ से हमने इंफॉर्मेशन सतपाल सिंह साहब थे और IB में संजय कुमार साहब थे और प्रभात कुमार साहब DCP तब DIG थे यहाँ पे, DIG रीजन, सबको दिए। तो वहाँ पे हमने जाके चेक किए, मालूम पड़ा कि ये तीनों पाकिस्तानी नागरिक है। पाकिस्तानी उनका जब मालूमात निकाले उसके बाद में हैदराबाद का ब्लास्ट हुआ था तो उनको वीज़ा पे आए थे प्रॉपर। तो वहाँ के होम मिनिस्टर से बात करके बाद में वरिष्ठ लेवल पर उनको अटारी ब्लैकलिस्टेड करके उनको अटारी पाकिस्तान के बॉर्डर में उनको विथ पुलिस से इसमें भेज दिए थे। सर, एक आखिरी सवाल, एनकाउंटर हुआ, सारी चीज़ें हुई, आप लोग वहाँ मौजूद थे उस कार में सर, वाहन में जब आपकी जो टीम में कितने लोग थे सर उस समय? टोटल 12 लोग थे उस जिस दिन इनकाउंटर हुआ? जिस दिन उनका इनकाउंटर हुआ उस दिन हमारी दोनों टीम थी, PSI राजेंद्र तिवारी, PSI जगन्नाथ मोरे और मैं खुद, हम तीनों रिटायर्ड हो गए। और मिथिलेश त्रिपाठी थे हेड कांस्टेबल, पृथ्वीराज चौहान थे, अखिलेश राय थे, कुलदीप पेटकर था, विजय गायकवाड़ था, गजानन पेशने
अनिल चौधरी ड्राइवर थे हमारे, बाबादीन कुशवाहा जो अभी गुजर गए, वो बाबादीन कुशवाहा जी भी ड्राइवर थे। ऐसा सब मिला के टोटल 12 लोग थे, 6 लोग एक गाड़ी में, 6 लोग एक गाड़ी में। सर, जब एनकाउंटर शुरू हुआ, आपने वहाँ नहीं सारी चीज़ें, उस समय मन में क्या ख्याल है? क्योंकि एक तौर पर ये जब एनकाउंटर होना है तो सबसे पहले ख्याल जो आता ही है, थोड़ा सा डर लगता है। उस समय डर का एहसास हुआ था, और उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? नहीं, जब कैसा यानी ये सडन अगर होना, उसके पहले मैं राजेंद्र तिवारी और हम नक्सल एरिया में काम कर चुके थे। तो नक्सल यहाँ तो भी कम से कम ये जो हिडाउट से, ये जो फिदाइन है सामने में दिखते, नक्सल एरिया में जंगल में वो लोग दिखते ही नहीं। कहाँ से ऊपर से फायर आ जाएगा ये पता नहीं चलता, तो तुमको हमेशा वहाँ पे गढ़चिरौली में अलर्ट रहना पड़ता है। तो वो जो अनुभव था, वो अनुभव, और मैं कुछ दिन पहले हम आईबी में भी काम कर चुके थे, तो आईबी का अनुभव, ये सब अनुभव साथ में था। वो अनुभव की पूंजी हमारे साथ में थी। जो कर्मचारी जो थे, कर्मचारियों का हौसला, हमने 5 महीना हमारे साथ में तो उनका भी माइंडसेट हो चुका था कि अपने को ये काम को अंजाम, अगर हुआ तो अपने को अंजाम देना ही है। तो वो भी लोग हमारे यानी तैयारी में थे कि अगर कुछ हुआ हादसा, लेकिन ऐसा अगर सडन अगर सामने में अगर आता था तो थोड़ा सा आदमी बिचकना पड़ता था। लेकिन वो शुरुआत हो गई थी पंडित बछराज चौक से। तो पंडित बछराज चौक से वो गाड़ी आना, तो और वहाँ से टर्न होना, तो आदमी प्रिपरेशन में आ जाता है माइंड से कि अपने को आर पार की लड़ाई अभी इनके साथ में करना है। कर दिए, भगवान का नाम लेके सक्सेस हो गए। नागपुर पुलिस की शान रहेगी, महाराष्ट्र पुलिस की शान रहेगी। और अभी 19 साल के बाद में मास्टरमाइंड अगर मारा गया, तो उस दिन तो हमारे घर के सब बच्चे, मैं भी इतने खुशी में था, तो मेरे को बोले थे कि बाबा इतने साल के बाद में हम आपको आनंद ही देख रहे हैं। अच्छा लगा। तो ये थे अरविंद सराफ सर, जिन्होंने 1 जून 2006 की उस रात की पूरी घटना बताई और किस तरह आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया, यानी कि उनका खात्मा किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो सैफुल्ला खालिद, जिसकी कल जो है अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, उस पर खुशी जताई और ये कहा कि काश ये 19 साल पहले हो जाता तो नागपुर में 3 आतंकियों को नहीं 4 आतंकियों को हम मार देते। मेरे साथी जितेंद्र खापरे के साथ मैं रवि शुक्ला, यूसीएन न्यूज़ नागपुर।